Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. They're done drawing, then we start with the और मुझे समझ नहीं आ रहा होता। स्क्रीन विजिबल है? जी बताइए प्लीज। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। जी मैम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सो हम कल 12 देख चुके थे, ई आचार्य तक, याद होगा आप लोगों को। ये हमारा कल वो था जिसको हमने डिस्कस किया था लास्ट, और यहाँ तक आप सब ने कहा है कि कोई डाउट नहीं है। शायद हमने टॉक टू टीचर किया था, ये किया था, बताइए जरा। ये हो गया ई आचार्य तक? जी नहीं हुआ था मैम वहां तक। यहीं से स्टार्ट करना है? जी मैम वहीं ऑलराइट, से स्टार्ट करना है। पहले हम देखते हैं कि हेडिंग की बात हुई थी डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, यानी हायर एजुकेशन में इंडिया ने जो बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं, इक़दामात किए हैं, वो क्या है। तो उसके हमने बहुत से देख लिए हैं, 1 2 से स्टार्ट किया था, हम 10 या 11 तक आए हैं। आज हम करेंगे 12, और इसका है, ये है ई आचार्य, इसका नाम है। इसका दूसरा नाम है जो आपने याद रखना है, इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। ये इसी को देकर सवाल पूछ लेते हैं, और यहीं से हम चूंकि लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अंदाजे लगाने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी नहीं बना पाते क्योंकि थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। तो याद रखिए, ये आचार्य का दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड ई कंटेंट पोर्टल। और ये फिर से दूसरा पॉइंट अहम, एनएमईआईसीटी के अंडर में, बहुत सारी चीजें एनएमईआईसीटी के अंडर में, क्योंकि एनएमईआईसीटी जो है वो मेन बनाया ही इसी मकसद से गया था, तो बहुत सी चीजें इसके अंदर ही आएंगी। अच्छा, इज ऑफिशियल डिपोजिटरी ऑफ एनएमईआईसीटी, ये एनएमईआईसीटी की रिपोजिटरी के तौर पे काम करता है ई आचार्य। ठीक है। ई कंटेंट एंड ऑल कंटेंट प्रोड्यूस्ड अंडर एनएमईआईसीटी इज बीइंग पुट एट दिस रिपोजिटरी प्लेटफॉर्म। ये है क्या, ये पूछ सकते हैं आप। ये रिपोजिटरी कहते हैं जखीरे को, यानी एक ही जगह बहुत सारी चीजें जमा करके दे दी जाती है कि आपको जो जो चाहिए वो यहाँ से ले लीजिए। ठीक है। तो ये एनएमईआईसीटी इसके अंदर फिर सारी चीजें जमा करता है। इसका जो सेंटर है वो पूछ सकते हैं गांधीनगर में है। Tenets of preservation for digital content implement standard metadata scheme are provided. Contents are mostly provided by NCERT. अगला पॉइंट, NCERT के अंदर चलने वाले बहुत से जो नई प्रोग्राम्स हैं, तो NCERT इनका जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करता है, काम करता है। इसका NMEICT इसका मेन कोर मेंबर है जो इस पे काम करेगा, और उसने इसको बनाया है। क्वार्ट पॉइंट, जी मैम। ठीक ठीक है ये एनएमईआईसीटी के अंदर में आने वाला एक इदारा, लेकिन इसके लिए जो काम होगा, जो कंटेंट तैयार होगा, इसके अंदर में आया। इसने अपना एक बनाया आचार्य, चाइल्ड के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, मैं आसान टर्म बताऊं तो। और इसका जो काम है, इसकी जो खिदमत कह लीजिए करेगा, वो करेगा NCERT। बस ये पॉइंट था, अपने याद रखना। रिपोजिटरी है यानी जखीरा अंदोजी होती है, एक तरह से आप इसको समझे गोदाम। आसान करने के लिए पुराने वर्ड्स रिकॉल कीजिए, आपके पास जो दिमाग में पहले से महफूज अल्फाज है उसका इस्तेमाल यहाँ कीजिए, याद रहेंगी चीजें। ओके। एक कल्पा है अगला हमारा, इट्स अनदर MHRD NMEICT, क्योंकि NMEICT को MHRD ने बनाया था, इसलिए उन्होंने दोनों दिया है कॉलम लगाकर। इनिशिएटिव नेम्ड एज ई कल्पा, इट क्रिएट्स डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन इन इंडिया। ये देखिए, ये इन्वायरमेंट बनाएगा, ये डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है लर्निंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, इसने जो है मुंदरजा झैल अपने मकासिद हैं उसको हासिल किया है। वो क्या है, चार हम देखते हैं। ए है डिजिटल ऑनलाइन कंटेंट देता है ये फॉर लर्निंग डिजाइन विद ई लर्निंग प्रोग्राम ऑन डिजाइन, यानी डिजाइन पे इनके जो ई लर्निंग को ये डिजाइन करके बताता है कि आपको सीखना कैसे है। ऑनलाइन कंटेंट तैयार करके देगा, लर्निंग डिजाइन बनाता है, ताकि हम, बिकॉज हम लोग बहुत लंबे अरसे से, इब्तदाई जमाना से कह लीजिए, ऑफलाइन पढ़ने के आदी हैं, कन्वेंशनल फॉर्म पे, पुराने तरीके पे पढ़ते थे। तो ये एक नया एनवायरनमेंट बिल्कुल क्रिएट किया गया वर्चुअल, तो उसमें बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं। इसके लिए ये डिजिटल ऑनलाइन के कंटेंट तैयार करता है लर्निंग डिजाइन के लिए। दूसरा है डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस इंक्लूडिंग द क्राफ्ट सेक्टर, ये पहले देख लीजिए। डेटाबेस, डेटाबेस बताइए क्या है, एनी वन ऑफ यू कैन ट्राई, पीछे गुजर चुका है।
बोलिए बोलिए, आंसर क्या करें आप लोग? एक एक वर्ड नहीं क्लियर होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं आ रहा तो एटलीस्ट ये तो बोलेंगे नहीं आ रहा है। नहीं आ यहाँ पे रहा बहुत मैम। सारा डेटा जमा करके, ये वही चीज है, आप समझ लीजिए ऑनलाइन। आप, मैं आसान लफ्ज ले लूँ, अपनी लफ्जों में आसान बनाने की कोशिश करूँ तो गोदाम कह लीजिए, जिसमें हम बहुत सारी चीजें जमा करते हैं। तो ये सोर्सेज को जमा कर देता है, किताबें, नोट्स आपके, और उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेज वगैरह वगैरह वगैरह, उसको कहते हैं डेटाबेस। किसी भी बार बार ये रिपीटेडली यूज होगा इस यूनिट में। ऑलराइट। डिजिटल डिजाइन रिसोर्स डेटाबेस होता है, इसमें होता है इंक्लूडिंग क्राफ्ट सेक्टर। क्राफ्ट सेक्टर का मतलब है जिसमें आप कुछ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। इसमें आप हैंडी क्राफ्ट ले सकते हैं, यानी हाथ से कुछ चीजें। मैं एक मिसाल ले रही हूँ, क्राफ्ट सेक्टर के अंदर में एक हैंडी क्राफ्ट आएगा, जैसे हाथ से बने हुए बर्तन जो मिट्टी के बनाए जाएंगे, हाथ से बनाई हुई कुछ चीजें हो सकती है, उसको हम कहते हैं। उस सेक्टर में भी ये काम कर रहा है। ऑलराइट। सोशल नेटवर्किंग फॉर हायर लर्निंग विद कोलैबोरेटिव लर्निंग स्पेस फॉर डिजाइन। ये सोशल नेटवर्किंग कर रहा है, यानी सोशली तौर पर सबको जोड़ेगा हायर लर्निंग में, और कोलैबोरेटिव लर्निंग करना चाह रहा है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को तामुन करके सीखें, और इस तरह का एक डिजाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अगला है डिजाइन इनपुट्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। तो वही उसका नाम था पूरा, डिजाइन इनपुट्स फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ। ये जो नेशनल मिशन यानी एनएमआईसीटी का जो प्रोडक्ट्स है, उसके डिजाइन को ये इनपुट करेगा, यानी उसके डिजाइन को ये लेता है। इज इट क्लियर? एक अकल्पा क्या है, किसके अंदर में आता है, उसका मेन मकसद क्या है? डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना इसका मकसद है। एनएमसीआरडी ने जो एनएमईआईसीटी बनाया था उसके जरिए से ये बना है, और उसके चार मुख्तलिफ अचीवमेंट्स या मकासद थे जिसको उसने हासिल किया है कामयाबी के साथ। अगला है हमारा द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले तो वो देख लीजिए। ये भी इसका टर्म है, पहले सिर्फ मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बता रही हूँ आपको। हेलो मैम। जी। हम्म। ई एच आर बताइए, कोई के सवाल है? के अंदर ये मेटा डेटा क्या है ये? एक सेकंड, आपकी आवाज क्लियर नहीं धीमी है मुझे। रिपीट कीजिए सर, सवाल रिपीट कर लीजिए प्लीज। मेटा आप लोगों की तरफ डेटा। से। हम्म। किसका? ई आचार्य का? यस मैम, ई आचार्य की लास्ट लाइन मेटा डेटा। ओके ओके ओके, मेटा डेटा बता रहे हैं। ऑल राइट। डेटा की डेटा जो कलेक्शन होता है, ये तो स्कीम हमारी, ये टर्म हमारा कल भी गुजरा है। आप में से पहले कोई ट्राई करे, फिर मैं बताऊंगी क्विकली। आपने मेटा कॉग्निशन देखा है ना, उसी से कनेक्ट कर दीजिए। मेटा डेटा है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है। डेटा का कलेक्शन होता है, लेकिन उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को ये लेता है। जैसे कि आप उसमें ऑडियो, वीडियो, इमेज भी होगी, मूविंग तस्वीरें भी, मतलब मूविंग वही वीडियो बन रही है, इस तरह के बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करते हैं, हम मेटा डेटा बोलते हैं। और जो सिंपल जब आप डेटा यूज करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट के फॉर्म में सिर्फ लेते हैं, और जब आप मेटा डेटा होते हैं तो जो उसके सारे एस्पेक्ट को कवर कर ले उसको कहते हैं। इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? मैम फिर से रिपीट कर सकती हैं? सवाल किसका था, दोबारा बोलिए। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही थी आपकी, तो आप फिर से रिपीट कर सकती हैं? ये डेटा के डिफरेंट, यानी जो आपको information देगा, डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे आप डेटा जो लेते हैं उसके सारे एस्पेक्ट को ये कवर करता है। जब आप नॉर्मल डेटा लेंगे तो उसके किसी एक एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, मेन डेटा जो है उसके डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे उसको फिर ऑप्शन ये भी आप कर सकते हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकते हैं, और उसके एस्पेक्ट को कवर करता है। एस्पेक्ट्स में आप उसके ऑडियो, वीडियो, इमेज वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होगा एस्पेक्ट के तौर पर कि आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। साइज भी ले लीजिए, उसकी डिजाइनिंग भी ले लीजिए, उसके फॉन्ट्स भी ले लीजिए, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है। इज इट क्लियर? यस मैम, थोड़ा था। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, हम पढ़ रहे थे फोसी
द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात कर रही थी पहले। तो ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके कोड आपको दे दिए जाते हैं। अब जब भी कोई एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसका एक स्पेशल कोड होता है, हम सब उसको खोल के उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो उसका एक खास कोड होता है, वो हर सॉफ्टवेयर का हमको नहीं मिल जाता। जैसे कि मैं मिसाल लेती हूँ, फेसबुक फेसबुक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के तौर पर काम करता है। उसमें अगर मैं चाहूँ कि मैं खोल के, मैं चाहती हूँ कि सॉफ्टवेयर फेसबुक में एक और फीचर इंक्लूड कर दूं, वो फेसबुक को और अच्छा कर देगा, तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसका जो कोड है वो हिडन है, उसको बनाने वाले ओनर ने उसको हाइड कर रखा है, वो हमें नहीं दिया गया। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके कोड हमको प्रोवाइड किए जाते हैं, हम जब चाहे उसमें खोल के उसके फीचर्स को चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बस आप इसको लफ्ज कोड के साथ कनेक्ट करके याद कर लीजिए। इसका कोड हमारे पास होता है, मतलब कोड होने का मतलब हम जब चाहे उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कस्टमाइज करना। हम मार्केट जबान, मार्केट मतलब कि हम शॉपिंग वाले और चीजों को लेते हैं, जब हम इस्तेमाल करते हैं कस्टमाइज करना चीजों को मेरी नीड के हिसाब से, तो उसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म देखिए, एफओ, शॉर्ट फॉर्म एफओ डबल एस डबल ई, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। इसमें भी है प्रोजेक्ट सैंक्शन टू आईआईटी बॉम्बे। पहला सवाल ये पूछेंगे आपसे, सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसकी जो एसटीपी कभी कभी ये भी पूछते हैं, याद रखिए, डज थ्रो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन बताएगा? आपने से मुझे टीचिंग पढ़ लिया होगा आप लोगों ने बेसिक, तो जल्दी से बोलिए। नो मैम, टीचिंग अभी नहीं पढ़ा। मटेरियल होते हैं। दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज प्लीज। टीचिंग एड्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं। वेरी गुड। इंस्ट्रक्शन मटेरियल टीचिंग एड, यानी तदरीस के लिए हम जो तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने कोई फोटो ले ली, टेक्स्ट बुक इस्तेमाल किया, उन सबको या इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है फॉसी, ये आईआईटी बॉम्बे बॉम्बे के जरिए से बना है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। याद रखिए, पूछ लेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है या नहीं है। दूसरा उसके ईमेल, उसके वेब याद रखिए, उसके वेबसाइट। तीसरा पॉइंट है थ्रू इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सच एज स्पोकन ट्यूटोरियल्स, यानी ऑडियो ट्यूटोरियल देता है, डॉक्यूमेंटेशन देता है, सच एज टेक्स्ट बुक। इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ये कंडक्ट करता है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस करवा दिया। इसी तरह ट्रेनिंग के वर्कशॉप करता है और इंटर्नशिप देता है। इसके ये सब ऑप्शंस हैं। अब इस ऑप्शन में वो क्या करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई दो नई चीज ऐड कर देंगे जो इसका हिस्सा नहीं है, या इसमें से कोई दो रिमूव कर देंगे और उसको किसी दूसरी शक्ल में डिजाइन, कोई दूसरा वर्ड लेके फिर बोलेंगे जो रॉन्ग है वो बताइए। तो आपको याद रखना है कि स्पोकन ट्यूटोरियल्स होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, टेक्स्ट बुक कंपेनियन है, इसमें अवेयरनेस अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप और इंटर्नशिप है। ये सब आपने याद रखना है। टेक्स्ट बुक कंपेनियन जो है इनका इज कलेक्शन ऑफ कोड फॉर सॉल्व्ड एग्जाम्पल। इसमें बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं या जो सवालात होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको पहले उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर ऐसी बुक तैयार करते हैं, और ये स्टैंडर्ड लेवल की टेक्स्ट बुक तैयार करके फिर देते हैं। ठीक है। अच्छा, स्काईलैब एंड पाइथन टीबीसी, ये इसके लैंग्वेजेस हैं। अभी हम आगे इसकी डिटेल में जाएंगे। ये लैंग्वेज फॉर आईसीटी है, तो ये भी इसकी क्लाउड पर मौजूद है। अब आप लोग मुझे बताएंगे क्लाउड क्या होता है, जल्दी से। हम्म, जो जो आपके जहन में आ रहा है बोल दीजिए। कैन मेक मिस्टेक्स इन माई क्लास। वहाँ पे सेफ आपके होते हैं डेटा वगैरह। वेरी गुड। क्लाउड बोलते हैं आप, बादल कहते हैं उसमें। मैं इसको कनेक्ट करके फिर याद करने की कोशिश करूंगा और आपको याद करवाने की। तो क्लाउड में पानी जमा हुआ होता है, कुरान में भी से रात का लफ्ज आया है, उसी के लिए, बादलों के लिए जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो इसी तरह ये एक जगह होती है, फिक्स करते हैं, ये बनाते हैं इसको क्लाउड, जिसमें आप अपने डेटा जमा करते हैं। ठीक है। तो इस इनका जो क्लाउड है, यानी इनका जो डेटा जमा करने की जो जगह है, ये सब इन लैंग्वेजेस में पाइथन और पर ये उसको कलेक्ट करते हैं वहां पर। मेन जो पॉइंट्स है वो अपने याद रखना है। ऑल राइट। ई विद्वान, द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ई विद्वान इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म तो ये इन्होंने दिया, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपकी कॉपी के एक स्पेशल पेज जो मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म एंड फुल फॉर्म के लिए होगा। ओके। सेंटर टुक द इनिशिएटिव, किसने इनिशिएटिव लिया था? इनफ्लिबनेट ने इनिशिएटिव लिया था और ई विद्वान बनाया उसने। फिर से इनफ्लिबनेट ने ही बनाया। एक्सपर्ट डेटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क है, विद द फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम एनएमईआईसीटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ विद्वान इज टू, विद्वान जो है एक प्लेटफॉर्म है जो बनाया है ई विद्वान एनएमईआईसीटी ने। बस इतनी बात थी इसमें। अब इसके पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है
ये क्यों बनाया गया? ताकि पूरी दुनिया के अच्छे माहिर साइंटिस्ट यानी साइंसदानों का रिकॉर्ड, फैकल्टी मेंबर, असातिज़ा, रिसर्च साइंटिस्ट वर्किंग इन लीडिंग एकेडमिक एंड आर एंड डी का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, यानी पूरी दुनिया में जो अच्छे माहिर माहिर साइंस सॉरी क्या कहते हैं उसको, माहिर साइंस और फैकल्टी मेंबर हैं, असातिज़ा हैं, रिसर्च में वो लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं, उन सब के डेटा को ये जमा करेंगे और वो इंडिया से भी होंगे और अब्रोड से भी होंगे। इसमें भी ये सवाल करके आपको उलझाना है, ये याद रखिएगा। विद्वान में बाहर वाले साइंटिस्ट यानी बाहर के फैकल्टी और साइंटिस्ट भी होंगे और इंडिया के भी होंगे, दोनों तरह के होंगे। सबका रिकॉर्ड यहाँ पे जमा रहता है, वो जाके आप स्टडी कीजिए। आपको लगता है कि ये मेरे सब्जेक्ट की मिसाल के तौर पर आप में से मोस्टली सभी तकरीबन अरबी बैकग्राउंड से होंगे, तो आपने देखा कि आपको अरबी में कोई बहुत हाई लेवल का एक्सपर्ट चाहिए दूसरे मुल्क से, तो आप वहां गए, आपने वहां सर्च आउट किया और आपको लगा कि मैं इस वाले से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये ठीक है। अब्रॉड एंड इंडिया दोनों है, पूरे दुनिया से अच्छे लोगों को कलेक्ट करके उनका डेटा रखते हैं वहां पे, आप वहां से फिर क्विकली एंड कनेक्टिवली कनेक्ट नहीं कन्वीनियंटली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपर्ट टू पेयर्स, prospective collaborators, funding agencies, policy makers and research scholars in the country। अब ये देखिए क्या है, ताकि आप आसानी से, मुझे अगर कोई एक्सपर्ट ऑफ टू पेयर्स चाहिए, अपने पेयर एक्सपर्ट टू पेयर बताइए पहले आप क्या है, ये फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत कॉमन वर्ड पेयर्स मतलब स्टूडेंट्स है। और टू पेयर्स, ऐसा तो पेयर स्टूडेंट्स के लिए जो जोड़ा एक तरह से कहते हैं, सिंपल लफ्ज दीजिएगा तो, और जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आपके साथ ही, ठीक है। तो एक्सपर्ट टू पेयर, पेयर और एक्सपर्ट को अपने लेवल के जो कलीग्स हैं उनसे रब्ता हो सके, ठीक है। कोलाबोरेटर्स होते हैं, पर्सपेक्टिव कोलाबोरेटर का मतलब है मेरे फील्ड के जो कोलाबोरेटर है, मेरे फील्ड में कोलाबोरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनसे मैं कनेक्ट कर लूंगी। फंडिंग एजेंसीज जो होंगे उनसे हमें कनेक्ट करना आसान होगा। पॉलिसी जो बनाते हैं कि इस फील्ड में, इस मैदान में, इस तरह इस से रिलेटेड जो रिसर्चेस हैं वो किस तरह के होने चाहिए, उनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खूबियां हैं, ये सब अगर मुझे जानना हो और वो लोग पॉलिसी तैयार करते हो तो मैं उनसे कनेक्ट कर सकती हूँ आसानी से। एंड रिसर्च स्कॉलर्स इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ये किसी ने कुछ कहा है, बताइए, रिपीट कीजिए प्लीज। अच्छा जी आवाज मैं दिक्कत क्या, पता नहीं मेरी प्रॉब्लम है या आपका। ये आवाज हाँ वैसे भी बिल्कुल कट के आ रही है। अच्छा, सबको प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम, आवाज आपकी बहुत कट रही है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं कनेक्शन चेंज करूँ। ट्राइंग टू रिकनेक्ट, गिव मी अ सेकंड। मैं आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख पाती हूँ तो आप मुझे बता दिया करिए। ओके, आवाज नहीं आ रही, मैंने पहले भी कहा था कि मैसेज का ऑप्शन नहीं है, सो मैं कनेक्शन चेंज करूंगी, गिव मी अ सेकंड। Anyone of you can confirm, please? Am I audible now? यस यस मैम, अभी ठीक है। हाँ, इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आए तो मुझे दोबारा बताइएगा, जिसने बताया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। All right, let me check the recording. So we are resuming. हाँ, 2 पॉइंट आप लोगों को समझ आए होंगे। ये सबसे सवालात आते हैं और आए हुए हैं, तो इनके जो माइनर डिटेल्स हैं, इनसाइड जो हम डिटेल में जा रहे हैं ना बारीक बारीक से, उसको नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। हमारा सी ऑप्शन है, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद एक्सपर्ट हु पॉजेज द एक्सपर्टाइज नीडेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स। एस्टेब्लिश, ताकि ये कम्युनिकेशन का एक जरिया बनाए, कम्युनिकेशन को का सोर्स बनाए, ताकि हम डायरेक्टली एक्सपर्ट से राब्ता कर सकें, और वो ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए जिनको बिल्कुल कमाल कमाल महारत हासिल हो अपने फील्ड में। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और मुझे अपने फील्ड से किसी एक्सपर्ट पर्सन से कनेक्ट करना है। वैसे तो मेरे पास ऑप्शंस है, आप जहां से जुड़े होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से, उनसे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मजीद वुसअत मिले आपके जो तहकीक है उसके मैदान में आपको,
और आपको कनेक्ट करना है किसी और से, तो ये इनका एक मकसद ये भी है ताकि मैं किसी से भी आसानी से कभी भी जुड़ सकती हूँ, वहां से मैं उठाऊंगी उनका रिकॉर्ड, उनकी डिटेल्स और उनका कॉन्टेक्ट, और मैं उनसे रब्ता कर सकूंगी। तो ये एक मकसद है उसका। अगला है आइडेंटिफाई पेयर रिव्यू। पेयर रिव्यू का मतलब जैसे आप में से दो क्लासमेट है, तो आप एक दूसरे को रिव्यू करेंगे, उनके काम को, उनके रिसर्चर्स को, उनके आर्टिकल्स को लिखे हुए को, और रिसर्च प्रपोजल जिसको हम सिनॉप्सिस भी कहते हैं, इन सबको पढ़ के बताएंगे कि तो आपका अच्छा है, आपका नहीं है। यानी वहाँ पे ऑप्शन होता है ओपन, आप रीड आउट करेंगे, या वहाँ सजेशन लिया जा सकता है कि नहीं आप मजीद बेहतर कर सकते हैं, ये चीज ऐड कर दीजिएगा तो आपका आर्टिकल या आपका सिनॉप्सिस, आपका रिसर्च प्रपोजल और अच्छा हो जाएगा। रिसर्च प्रपोजल कहते हैं जब हम पीएचडी करने चाहते हैं या कोई भी रिसर्च पीएचडी से हट के भी, तो हम एक खाका तैयार करते हैं उसका कि मुझे मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, मेरे मकासद क्या हैं, फायदा क्या मिलेगा दुनिया को इससे या सोसाइटी को और लिटरेचर को वगैरह वगैरह, उसको हम कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। ऑल राइट, अगला है हमारा जो क्रिएट मुकदमा इंफॉर्मेशन। होती है ना, यानी जो मुकदमा होती है वही है क्या? नहीं नहीं, मुकदमा अलग चीज है बच्चे, और ये रिसर्च प्रपोजल होता है। मुकदमा फिर आपको बहुत और डिटेल में जाना पड़ता है। जब आप रिसर्च लिखने शुरू करेंगे तो मुकदमा में डिटेल होता है, और आर्टिकल का भी मुकदमा होता है, लेकिन रिसर्च प्रपोजल का मतलब है, चलिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप इसको लिटरेचर से भी ले सकते हैं और अलग से भी ले सकते हैं। मैं अपनी मिसाल अगर लेती हूँ कि मैंने गदा सम्मान पे रिसर्च करने का इरादा किया, ठीक है, मिसाल के तौर पर, तो मैं आपको और आप वो फैकल्टी हैं और मुझे आपके सामने बयान करना पड़ता है कि मैं क्या, तो मुझे एक रिटन फॉर्म में पहले तैयार करना है प्रॉपर, उसको हम रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं। उसमें पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मुकदमा तो बस जस्ट एक इंट्रोडक्शन होता है 2 4 10 लाइन का, उसके बाद ये कि मैं क्यों करना चाहती हूँ, वो कौन है, मैंने उनको क्यों चुना, दुनिया में बहुत से राइटर्स हैं, उसके बाद उनका काम कैसा है, अच्छा है या किस कैटेगरी में आता है, उसके बाद उनकी खुसूसियात क्या है, लोग उनको किस नजर से देखते थे, तो ये सब उसमें तफसील करके, और मेरा काम अलग कैसे होगा, मेरा काम अदब में फायदा मंद कैसे होगा, मुफीद कैसे होगा, तो ये सब आप लिख के डिटेल में अपने अंदाज में, और आप रिसर्च के कैसे करेंगे 5 साल तक, आपके प्रोसेसेस क्या क्या होंगे, वो सब बताते हैं। और ये हर फील्ड में होता है। जैसे कि मार्केट में अगर आप कहीं शॉप खोलना चाहते हैं, आपको किसी से पैसा स्पॉन्सर करवाना है, तो आप उसको अपना रिसर्च लिख के, अपना एक प्रपोजल लिख के देते हैं, उसको हम रिसर्च नहीं बोलते, उसको सिर्फ प्रपोजल बोलते हैं। समटाइम्स मार्केट की में उसको कोटेशन भी बोलते हैं। उसमें आप यही बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक शॉप खोलना चाहता हूँ, तो आप उसमें बताते हैं कि यहाँ पे नीड है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोगों को दूर जाना पड़ता है, मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ कि अगर मैं काम करूंगा तो लोगों के लिए आसानी पैदा करूंगा, वगैरह वगैरह। वो भी एक प्रपोजल ही होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंडीशन एंड द टॉपिक एंड द फील्ड। इज इट क्लियर? यस मैम। क्रिएट शुक्रान। क्रिएट इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, पर वही बात है, पूरा ऑल ओवर बात ये है, आपको बस 2 जुमले में याद रखना है, इसको इतनी डिटेल में नहीं उलझना है आप सबने, और मैंने इसीलिए कहा कि आपके शॉर्ट और क्रिस्प नोट बनेंगे। आपको याद रखना है ई विद्वान के साथ कनेक्शन, कम्युनिकेशन और रिसर्च स्कॉलर एंड एक्सपर्टीज, 4 5 वर्ड में क्रिस्प करके बना लीजिए, बस आपको हो गया। इसी को इन्होंने बार बार इलेबोरेट किया, जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन और इलेबोरेट करें तो यही होता है, रिपीटेडली हर एक पॉइंट का आखिरकार जाके मतलब वही निकलेगा। ओके, हाँ, अब्रॉड एंड इंडिया का एक पॉइंट था, वो याद रखिएगा। क्रिएट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, यानी हम इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से एक्सचेंज कर सके कि मैंने फला उस पर रिसर्च किया है, मैं आपसे पूछूंगी कि आप किस पे रिसर्च कर रहे हो, आपका कैसा जा रहा है, और नेटवर्किंग बनाएंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी साइंटिस्ट के दौरान, यानी साइंटिस्ट आपस में भी एक दूसरे से अपने आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, और वो नेटवर्क उनको एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलेगा। इज इट क्लियर? बताइए। ऑलराइट, मुझे लग रहा है क्लियर है। सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर से देखिए एमएचआरडी एनएमईआईसीटी, मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे दे रही हूँ इतना पढ़ने के बाद और पढ़ाने के, जब आपको नहीं याद आएगा कि कोई इदारा या कोई जो ये नाम देंगे शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म किसने बनाया है, वही इंस्टीट्यूट वगैरह ऑनलाइन में जो काम करता हो, उसके बारे में अगर कभी सवाल है और आपको नहीं याद आए, तो आपको आखिरी ऑप्शन दे रहे हैं, वैसे याद करके जाना आपने कि आप एनएमईआईसीटी को करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा की जिम्मेदारी इसने ली हुई है। एक मैं बस आपको आइडिया बता रही हूँ। ओके, एमएचआरडी एंड एनएमईआईसीटी हैज अवार्डेड अ प्रोजेक्ट टू आईआईटी दिल्ली, इन्होंने आईआईटी दिल्ली को एक काम सौंपा था टू सेट अप अ रोबस्ट 24/7 backed data center, and the activities have been put up at NIC NKN data center and the cloud is called बादल। अब आप याद रखिएगा, सेंटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो बादल, उसका ही नाम है बादल।
किया किसने था? MHRD ने के अंडर में जो NMEICT चलता उसने IIT दिल्ली को दे दिया था कि आपको ये काम करना है। ये 24/7 यानी 24 घंटे काम करेगा। ये एक डेटा सेंटर है और इसमें जो है एक्टिविटीज जो होगी वो NIC और NKN, ये सब इदारे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ब्रीफ देख लीजिए। NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और NKN है वो होगा नेशनल नॉलेज नेटवर्क डेटा सेंटर के तौर पर। एंड द क्लाउड इज कॉल्ड बादल। द IIT दिल्ली क्लाउड इज होस्टिंग ई कंटेंट एंड वीडियो कंटेंट ऑफ ई आचार्य। यही IIT दिल्ली जो ई आचार्य के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएगा, क्योंकि ये जब कंटेंट बनाएगा तो कहीं तो उसको अपलोड करेगा। इसकी जो वीडियोस होंगे वो कहीं तो डाली जाएंगी ना, ताकि लोग उसको रीच आउट कर सकें। तो उसके लिए जो ये बना इसका जो स्पेस है, यानी जो जगह है, ऑनलाइन जगह, ऑनलाइन इसका जो इस काम के लिए घर है, जो कमरा है, उसी का नाम बादल है और उसी को बोलते हैं सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो NMEICT ना IIT दिल्ली को काम सौंपा था। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है समझ गए आप लोग। We can move to the next topic. बोलिए बोलिए प्लीज। मैम ये ICT का है ना ये टॉपिक सारा? जी 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 जी, आपको पढ़ते हुए लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा अभी उसके नो नो इनिशिएटिव से मैम, नहीं मैम, हमारी फर्स्ट क्लास है इसलिए हम अब अधूरा पढ़ रहे हैं तो हमें वो उतना समझ नहीं आ रहा है ये, तभी हम पूछ रहे हैं। ये ICT से है ना? जी बिल्कुल। आपका नाम पूछो। बताइए शाजिया। प्लीज। शाजिया। राजिया, आपने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की थी इससे पहले बता सकती हैं? नो मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने कोई 15 इयर्स बाद पढ़ाई स्टार्ट की है, तो मुझे पहली बार कल सर से पता चला तो मैंने स्टार्ट किया, पेमेंट की। ग्रेट ग्रेट। चलिए, बेस्ट विशेस, अल्लाह आसान करे आपके लिए। यस मैम, थैंक कमो बेश सब बराबर ही चल रहे हैं, सो डोंट वरी, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, पिछली रिकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा, ठीक यू। है? ओके ओके अच्छा, मैम। आप इसको ध्यान में ना लेके चलें कि ये पीछे का टॉपिक था, बिकॉज इंटरकनेक्टेड कुछ खास नहीं है, कहीं कहीं पे इंटरकनेक्टेड चीजें आ रही हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये अगर आप ई विद्वान जब शुरू किया तो इसको इसी जी की जगह पे ले लीजिए। पीछे से नहीं जी। सोचिए कि आपने पिछला टॉपिक नहीं सुना, ये सब अपने आप में एक पूरा पूरा टॉपिक है, तो ओके डोंट वरी। ओके ओके, उसी ओके पे फोकस कीजिए। वैसे अब हम नया मौजूद शुरू करने लगे हैं, अदर मेजर डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो दूसरे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए हैं हायर एजुकेशन में, ये उसकी बात करें। अच्छा, ये सब हायर एजुकेशन वाले यूनिट में आएगा तो हम इसको जरा लाइट लेंगे, अगर वहां हो सकता है डिटेल लेंगे तो इधर लाइट लेंगे। लेखिका 2007 इसका नाम है, जो पहला है हमारा। इट वॉज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर, ये सेंटर के जरिए हुआ था, यानी इंडियन गवर्नमेंट के जरिए। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये देखिए मकसद क्या था इसका, एडवांस कंप्यूटिंग के लिए हुआ था, ताकि कंप्यूटर IIT में जो काम हो रहा है उसको एडवांस लेवल तक ले जाया जाए। अंडर इंडियाज IT मिनिस्ट्री एंड इसराइलीज FTK टेक्नोलॉजीज, याद रखिएगा, ये पूछ लेते हैं। IIT मिनिस्ट्री के जरिए और इसराइलीज FTK टेक्नोलॉजीज, ये इदारा उनका। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू स्प्रेड कंप्यूटर लिटरेसी टू द मासेस इन इंडिया हु डू नॉट नो इंग्लिश। अच्छा, इनका मकसद ये था कि कंप्यूटर सबको सिखा दिया जाए, उन लोगों को भी जो इंग्लिश नहीं जानते, उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए। मिलकर इसको दो नाम याद रखिए, 2007 इसकी डेट याद रखिए। तीसरा जो वर्ड लिखेंगे, एडवांस कंप्यूटिंग मकसूद था। चौथा पॉइंट होगा IT मिनिस्ट्री और इसराइली FTK टेक्नोलॉजी, जो कि इदारा है, उन्होंने मिलकर काम किया था। और उनका खास मकसद था कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश नोइंग नहीं है, उनके लिए उनको कंप्यूटर कैसे सिखाया जाए और सिखाना मकसूद था। अगला हमारा नेप्टल। नेप्टल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग, इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ IITs एंड IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये याद रखिएगा, IIT भी है इसमें, IIS भी है, टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों है। टू प्रोवाइड ई लर्निंग थ्रू ऑनलाइन वेब एंड वीडियो कोर्सेज इन इंजीनियरिंग। पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, लेकिन इसका कंसर्न इंजीनियरिंग है, विच इज aiming to enhance the quality of engineering education। नेप्टल जब भी लफ्ज आए याद रखिएगा इंजीनियरिंग, वैसे वो दूसरे दो ऑप्शन पे भी काम कर रहा है, लेकिन इसका सबसे खास है इसका टर्म नेप्टल लफ्ज के साथ इंजीनियरिंग को याद रखिएगा। इन कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सवेयर, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सवेयर देगा, खास तौर से इंजीनियरिंग है लेकिन साइंस भी है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN इसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड कनेक्टेड डिजिटल, एन इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू कवर 1000 इंस्टीट्यूशंस साइट्स प्रोवाइडिंग डिजिटल कैंपसेस। इनका मकसद था कि 1000 इंस्टीट्यूशन को ये कवर करेंगे, यानी उसको ये सहूलियात देंगे
यानी उनको प्रोवाइड करेंगे, उनको मुहैया करेंगे डिजिटल कैंपस। डिजिटल कैंपस का मतलब होता है कि उसके पास फिजिकल कैंपस वो यूनिवर्सिटीज है जिसमें हम जाके बैठ के पढ़ते हैं। ये डिजिटल कैंपस का मतलब वो सब कुछ ऑनलाइन ही सिस्टम चलेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होंगे उस पे, क्लासरूम भी उनके वैसे ही होंगे, वायरलेस लैपटॉप ये सबको देंगे जो आप सुनते हैं कि कभी कभी हुकूमत बांट रही होती है, लैपटॉप और डेस्कटॉप टॉप्स देंगे टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ प्रोफेशनल साइंस कोर्सेज एंड वाईफाई कनेक्टिविटी इन हॉस्टल्स, और सारे हॉस्टल में ये वाईफाई भी देंगे। पहला पॉइंट इसका ये है NKN का, 1000 इंस्टीट्यूशन को इन्होंने टारगेट किया था। ये पूछ सकते हैं नंबर। डिजिटल कैंपस बनाने का इरादा था, वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम, वायरलेस हॉटस्पॉट देंगे जिसमें हमें वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह देंगे प्रोफेशनल्स को और साइंस वाले कोर्सेज को, और वाईफाई भी ये मुहैया करेंगे हॉस्टल्स के लिए, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो पढ़ सके और कनेक्ट करें इस तरह के कोर्सेज से। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिस्टेंस इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोग्राम, फिर से CDEEP, ये भी इंजीनियरिंग के साथ खास है, ये बहुत अहम पॉइंट होता है जो किसी सूरत आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। इज एन इम्यूलेटेड क्लासरूम इंटरेक्शन प्रोग्राम बाय यूजिंग रियल टाइम इंटरेक्टिव सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इम्यूलेटेड क्लासरूम जो हमारा फिजिकल क्लासरूम है उसी की नकल की गई है, ठीक है। मकसूद इसका है इंटरेक्शन प्रोग्राम, एक सेकंड, रियल टाइम का मतलब हुआ लाइव, ठीक है, मतलब उसी वक्त आपको कनेक्ट करना होता है। This was launched by the Indian Institute of Technology and IIT Bombay के जरिए लॉन्च हुआ। EduSat the launch of EduSat brought satellite connectivity to large part of rural India। ये रूरल इंडिया को कनेक्ट करने के इसका मकसद था नेट से, सैटेलाइट से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज लिवरेजिंग सैटेलाइट, ये इग्नू जो है इसको डील कर रहा है इसके साथ। टीवी एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज टू ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करना, इसका मकसद है। EduSat इग्नू के साथ है और इग्नू इसको देख रहा है, और इसका मकसद है कि रूरल इंडिया में ये रूरल इंडिया के बड़े ज्यादा से ज्यादा तादाद को ये कनेक्ट करते हैं ताकि वो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठा सके। अगला है IIMS। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। मेरी आवाज क्लियर है? जी कभी कभार फिर भी मतलब गलती हो जाती है। पता नहीं क्या इशू आ गया है इसमें। IIM से हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसमें IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है पहला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये फिर से है, और के से आता है काजीगोड़े, ये तेलंगाना में एक जगह, उस वजह से नाम कुछ अजीब सा है। एक्सेल आ रहा है केरला मैम। केरला में या तेलंगाना में? काजीगोड़ एक तेलंगाना, नो सॉरी केरला। केरला, ओके ओके, आप जानती होंगे ज्यादा बेहतर। ओके सो नोट करिए प्लीज। ओके, के फॉर केरला, के फॉर काजीगोड़े इसका नाम है। और एक्सेल आ रहा है, ये प्राइवेट इदारा है बहुत बड़ा, एक्सेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्राइवेट इदारा है हिंदुस्तान में। एंड अदर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग कोर्सेज इन एसोसिएशन विद प्राइवेट प्लेयर्स लाइक। अच्छा, IIMS क्या है ये याद रखिएगा, ये डिफरेंट जो इदारे हैं इनके साथ मिलकर ये लोग ऑफर करते हैं। और भी प्राइवेट इदारे देख लीजिए, हगीज ग्लोबल एजुकेशन बहुत बड़ा प्राइवेट इदारा है, रिलायंस प्राइवेट है, NIIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब प्राइवेट वाले जो हैं वो मिलकर एक बनाते हैं IIMS, ठीक है। और ये डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ने जब इनको इजाजत दी थी 2007 में, तो इन्होंने ये बनाया है ताकि मैनेजमेंट वाले सेक्टर को फोकस करें और इससे रिलेटेड कोर्सेज प्रोवाइड करें ऑनलाइन। बृहस्पति है अगला। दिस ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हैव बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर। इन्होंने बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। कल के लिए आपको होमवर्क दे रही हूँ, बृहस्पति के बारे में मजीद 5 नए पॉइंट्स आप लोग ऐड करेंगे, कल मुझे बताइए। प्राइवेट प्लेयर्स किसके लिए होते हैं? जो प्राइवेट इदारे होते हैं, जो किसी भी सेक्टर से हो सकता है, जरूरी नहीं एजुकेशन ही में हो, लेकिन वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन में। इन एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स लाइक हकीज ग्लोबल एजुकेशन, मणिपाल एजुकेशन ग्रुप, Centum Learning, UEI Global, Shiv Nadar Universities and so on are offering online education course in association with leading central and state यूनिवर्सिटीज हैविंग विद गुड ICT इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए जो प्राइवेट बड़े बड़े इदारे होते हैं वो जरूरी नहीं एजुकेशन से हो, मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेशन से होते हैं, एजुकेशन वाले प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन होती है। तो ये सब मिलते हैं
और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, अगर उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, सिस्टम अच्छा है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो इससे कनेक्ट करके ये अपना पैसा लगाएंगे, स्पॉन्सर करेंगे और कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। अगला है डिजिटलाइजेशन ऑफ बुक्स, ई टेक्स्ट बुक, जो हम हाथ में लेकर पढ़ते थे, टेंजिबल बुक्स जिसको हम हाथ में छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। मैम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। लोगों ने इसको भी ई मैम आपकी आवाज डिजिटलाइजेशन नहीं आ ऑफ रही है। बुक्स, देयर इज जब मैं वाईफाई यूज कर रही हूँ तभी जब मैं वाईफाई यूज कर रही हूँ तभी ये प्रॉब्लम हो रही है, जब मैं वो डेटा यूज कर रही हूँ तभी ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूँ? टेल मी। मैम हमें नहीं पता है, आपके घर में। आई एम चेंज द डेटा, मैं वाईफाई अच्छा खासा चल रहा है, पता नहीं, मैं कंटिन्यू क्लास ले रही होती हूँ, दिन में मेरी कम से कम 5 to 7 क्लासेस होती हैं। अभी देखें, क्लियर है? जी कभी हेलो। कभार तो बहुत अच्छा आती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लगता है कि क्या बताऊं। पता नहीं क्या कलेक्ट इसमें प्रॉब्लम है। चलें, अभी बेहतर है तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोग को जो परेशानी है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, बट मैं कल फिर इसका कोई सॉल्यूशन देखूंगी। देयर इज एन इंक्रीज्ड ट्रेंड टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ डिजिटल repository of books to create a digital learning environment for a student. This digital version of the ebook embedded with text, picture along with videos. All right. देखिए, ट्रेंड तो बन ही गया है कि हम अब किताबें नहीं लेते, हमें जो भी बुक चाहिए हम फौरी तौर पर डाउनलोड करते हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, ये इनिशिएटिव लिया और इन्होंने एक ऐसा वर्जन बनाया बुक्स का जिसमें टेक्स्ट तो होंगे, पिक्चर्स भी होंगे, प्लस ये वीडियोस भी उसमें देंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड विजुअलाइजेशन हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न द कॉन्सेप्ट इन एन इंटरेक्टिव वे। तो जब आपको टेक्स्ट बुक स्क्रीन पे दिखती है, साथ में उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी होंगे और साइमल्टेनियसली अगर आपको वीडियोस भी मिल जाए तो आप ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। तो इस मकसद से इन्होंने ये बनाया है। द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी, एनएमईआईसीटी फिर से आ गया। एनएमईआईसीटी ने क्या किया, प्लान्स टू जनरेट अ न्यू ऑनलाइन कोर्स कंटेंट फॉर यूजी, पीजी एंड डॉक्टरल एजुकेशन, यानी बीए, एमए और पीएचडी के लिए ये बनाएंगे ई कंटेंट, यानी ऑनलाइन कोर्स कंटेंट बनाएंगे, पूरी किताबें तैयार करेंगे, टेक्स्ट तैयार करेंगे। Efforts are already underway to prepare the course content for 130 courses UG and PG, 130 कोर्सेज के लिए बीए और एमए के। ये याद रखिएगा, डिजिटल ऑफ बुक्स खास तौर से बीएमए और डॉक्टरेट को टारगेट कर रहा है। स्कूल एजुकेशन की बात इन्होंने नहीं की है, 130 कोर्सेज को ये टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ये काम शुरू हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, मतलब काम हो रहा है इस पे। कंटेंट डिलीवरी यूजिंग आईटी एंड आईसीटी, हायर एजुकेशन इज प्योरली अ कंटेंट ड्राइवन प्ले वेयर educational centers it delivers through innovation use of ICT. There is an increased trend in higher education in institutions to render content through radio, TV and satellite. ये वही बात है कि आपके पास जो कंटेंट होता है उसकी जो डिलीवरी पहले होती थी क्लासरूम में बच्चों को सामने बैठाकर, वो अब नहीं होगा, बल्कि ये उसको रेडियो के जरिए नष्ट करते हैं, उसको टीवी के जरिए दिया जाएगा और उसको सैटेलाइट के जरिए से बच्चों तक पहुंचाएंगे। उसी को हम कहते हैं कंटेंट डिलीवरी यूजिंग आईटी एंड आईसीटी। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज अगला है हमारा ऑप्शन। मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर कंटेम्पलेटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्री एक्सेस, इनेबल्ड याद रखिएगा, फ्री एक्सेस टू एजुकेशनल सोर्सेज। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इंडिया, AEICT है ये, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, AEICT और INDCEST is a consortium set up by the Ministry of Human Resource to enhance greater access and generate annual saving in access of bibliographic database। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेटाबेस हमने देखा जहाँ डेटा जमा करते हैं, जहाँ डेटा को जखीरा करते हैं। बिब्लियोग्राफिक का मतलब हुआ जिसमें रेफरेंसेस यानी हाशिया भी दिया हो कि ये वाली बात, ये वाली मालूमात कहाँ से ली गई है, आप उसको रेफरेंस उसका चेक कर सकते हैं। UGC has also launched a digital library consortium to provide access to peer-reviewed journals and bibliographic databases covering subjects such as art, humanities, technology and sciences। ठीक है, AEICT अगेन इंजीनियरिंग फील्ड से कनेक्टेड है, तो इसका काम उस पर्सपेक्टिव से होगा, लेकिन इन्होंने अलग से यूजीसी का भी बता दिया है कि यूजीसी ने भी ऐसा लॉन्च किया है जो आर्ट, ह्यूमैनिटीज और टेक्नोलॉजी और साइंसेस को सबको फोकस करता है। ये क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट?
नहीं, most of the things are related to memory, so you have to memorize. Virtual Technical University, the National Mission on Education, NMICT again is working hard to establish a VTU. अभी establish हुई नहीं है VTU, to impart training to UG PG students along with new teachers. UG PG इसका प्रोग्राम है, याद रखिएगा, पूछ लेंगे. It focuses on science, technology, management and other related areas. ये इसी से करेंगे डील. सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की तरफ ये नहीं जाएंगे. और VTU क्या है? वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज. इस पे काम हो रहा है, अभी फाइनल वो नहीं हुआ है, लेकिन इनका टारगेट है UG और PG. ज्ञान दर्शन, ये आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा. लॉन्च इन 2000. ज्ञान दर्शन 2000 में लॉन्च हुआ था. ज्ञान दर्शन इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ IGNOU और IITs के ये दोनों का कारनामा है. इट इज अ bucket of channels that broadcast educational programs for school kids, university students and adults. सबके लिए अलग अलग होता है, इनका प्लान अलग होता है, स्कूल होता है, इनका लेवल अलग होता है. अडल्ट के लिए अलग कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, जो स्कूल नहीं गए होते कभी, उनकी एजुकेशन को अडल्ट एजुकेशन कहते हैं. तो पहली बात ये याद रखनी ज्ञान दर्शन के ये बहुत सारे चैनल्स का बकेट है, यानी मजमुआ है. IGNOU और IIT के कारनामों का नतीजा है. उसके बाद ये स्कूल किड्स के लिए भी देते हैं प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए भी, और अडल्ट एजुकेशन से भी रिलेटेड. द कोर्सेज आर कंट्रीब्यूटेड बाय IGNOU के जरिए कोर्सेज बनाए जाते हैं. UGC कंसोर्टियम भी इसको बनाता है फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, यानी UGC सेस उसका इदारा, IITs एंड सो ऑन, ये सब मिलकर लॉन्च करते हैं अपने अपने कोर्सेज को, लेकिन उसके चैनल्स बहुत सारे होते हैं. सेस इज एन इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर UGC. सेस UGC का ही एक इदारा है और उसके अंदर में काम करता है, जो इस मकसद के लिए खास तौर से काम कर रहा है फिलहाल. ज्ञान वाणी और भी उसके दूसरे मकासद है. ज्ञान वाणी, इट इज अ बकेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ये जो है टीवी है, ये जो है रेडियो है. बस इतनी सी बात है, याद रखिएगा, आता सवाल. इट इज अ बकेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यानी FM है ये, FM रेडियो हम जो सुनते हैं बहुत ज्यादा. चैनल्स विच ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स कंट्रीब्यूटेड बाय इंस्टीट्यूशंस IGNOU, फिर से UGC कंट्री वाइड क्लासरूम initiative education programs are telecast on Gyan Darshan and Doordarshan's national channel. इन सब नेशनल चैनल पे ये अपने कोर्सेज को डिलीवर करते हैं, और IGNOU और UGC दोनों के मिलकर काम करते हैं इस पर भी. ई ज्ञान कोश, इट इज अ नॉलेज रिपोजिटरी लॉन्च्ड बाय IGNOU के जरिए आया है. ये 2005 में हुआ है. विच एम्स टू स्टोर करेगा, यानी जमा करेगा, एंड प्रिजर्विंग, डिजिटल प्रिजर्व करने का मतलब जमा करेगा, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज. जितने भी रिसोर्सेज तैयार किए जाते हैं उन सबको जमा करेगा. ऑलमोस्ट 95% ऑफ IGNOU प्रिंटेड मटेरियल हैज बीन डिजिटलाइज्ड एंड अपलोडेड ऑन द रिपोजिटरी. IGNOU को जो किताबें थी, जो उसके कोर्सेज हैं, उसके 95% को इन्होंने डिजिटलाइज कर लिया है ई ज्ञान कोश ने. इसी मकसद के लिए बनाया भी था इन्होंने, कि कामयाब भी है, तकरीबन कामयाबी के मरहले. एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, अर्नेट बोलते हैं इसको, अर्नेट. इट इज प्रोमोटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए आया है. इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू academic research institutions in India. Academic research institution को खास तौर से फोकस करेंगे. It is undertaking networking projects such as AICTE, NET, Indian Council of Agricultural Research, NET, and UGC Infonet to provide internet and intranet facilities. ये जो है उन यूनिवर्सिटीज को जो रिसर्च के मैदान में अच्छा काम करते हैं, उनको ये सहूलतें मुहैया करना चाहते हैं. जैसे कि AICTE में बहुत बड़ा नाम है जो टेक्नोलॉजी में है, इसी तरह UGC, इसी तरह रिसर्च में ICAR. तो इन सब को ये इंटरनेट और इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा. एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, यानी अर्नेट एक नेटवर्क सिस्टम है जो खासतौर से रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटीज को सहूलतें मुहैया करता है. साक्षत पोर्टल है, साक्षत पोर्टल ये 2006 में आया था, पिछला 5 में था. साक्षत इज अ वन स्टॉप एजुकेशन. वन स्टॉप को कल मैंने वजाहत की है सॉरी, पोर्टल फॉर एड्रेसिंग ऑल द एजुकेशन एंड लर्निंग रिलेटेड नीड्स. ये सारी नीड्स को करेगा, ये अहम है, इंपॉर्टेंट है. ऑल द ऑफ स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, टीचर्स, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, यानी जो भी लर्नर है सब. देखिए, स्टूडेंट को लेगा ये, स्कॉलर को, टीचर्स को, लाइफ लॉन्ग लर्नर, अडल्ट्स को. इस हैज बीन डेवलप्ड एट IGNOU में ये बना है. द पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय NIC, नेशनल Information Center, and it provides links to vast knowledge resources,
Educational news, examination alerts, sample papers, and other useful links are available on the web. It has an inbuilt repository to educational resources and online testing facility. आपको मैं बताऊं कि जब आप ये सब पढ़ते हैं, याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि एक बार उसको जरूर विजिट कीजिए। जैसे आपने देखा साक्षात पोर्टल को खोल लीजिए, आपके पास टैब, मोबाइल फोन, लैपटॉप, सिस्टम, जो भी है, पीसी, और आप जब उसको एक बार देख लेंगे ना, इस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जब पढ़ने याद करने बैठिए, नोट्स बनाने दो और उसको एक बार खोल के देखिए, वो आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। उसमें कुछ फीचर्स आएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप उसमें अपना टाइम जाया करना लगे, लेकिन एक नजर जरूर डालिए, आपको वो याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। ये हमने कंप्लीट करना अभी। ऑल राइट, ग्रेट गरुड़ा, माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। मैम बोल रहे थे कि आप नोट दीजिएगा या हम लोग को बनाना पड़ेगा? हाँ, मैं बनाना मैंने शुरू किया है और मैं दे भी सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक मशवरा जरूर दूंगी, और मेरा अपना तजुर्बा है कि अगर आप खुद बनाएंगे तो आपका डबल फायदा हो जाएगा। और मैम अगर वो आपको तो बना असल में ना हम लोग अभी न्यू न्यू है ना, तो इसीलिए ना समझ में नहीं आ रही कैसे बनाऊं क्या बनाऊं, यही चीज है। आपको तो बना पता के ही मैंने है। आपको कल दिखाया तो है। जी जी, वो तो ठीक है, फिर भी जब बनाने बैठती हूँ ना तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, ऐसे होती है। तो आप सब चाहते मैम हैं कि मैं नोट्स बना कर दे दूं? मैम मैम वो एक नोट्स बुक से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। अच्छा, आपके मैम आप ही बना के दे दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो बनाए थे ना वो बहुत अच्छे लगा हम्म, था स्टिकर। मैम प्लीज बना के दे दीजिएगा, दुआ भी करेंगे आपके लिए। कि ज़ाहिर हो जाए। चलिए खैर, आज इंशाल्लाह हो जाएगा, इस बार हो जोक्स अपार्ट, जाएगा, देखिए इंशाल्लाह पक्का। इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि आप लोग यही गलती करेंगे ना बुक वाले फॉर्मेट पे, तो आईसीटी वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है सॉल्व कर पाना। तो मेरा इरादा है, इंशाल्लाह मैंने शुरू भी किया, उस पर काम कर रही हूँ। चलिए, आईसीटी के लिए तो पक्का वादा मैं बना के दूंगी। बाकी जो 2 यूनिट मेरे पास है, यानी मुझे हायर एजुकेशन भी पढ़ाना है आपको, और मुझे आपको ईवीएस भी, वो सॉरी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट भी पढ़ाना है, ठीक है? तो उन दो का मैं आपको वादा नहीं करूं, और लेकिन फॉर्मेट में सबका, मेरे अपने नोट पे ऐसे ही होते हैं सारे। तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप करते रहिए इस पे काम, लेकिन मैं इंशाल्लाह दूंगी बाकी। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। जी मैम। अब दवा तो अल्लाह लेनी है तुम्हें ना? जल्द। आमीन भैया को। ऑल राइट, ग्रिड गरुदा, इट इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल ग्रिड, ब्रिंगिंग टुगेदर द एकेडमिक, साइंटिफिक एंड रिसर्च कम्युनिटी, सबको एक साथ लाएंगे। पहले तो देखिए, ये फर्स्ट नेशनल ग्रिड है, ये मजमुआ है for developing their data and other application. It is connected with national knowledge network. मैं आपको बता दूं, इसका जो मकसद था ना, होता यह है कि हम साइंस को अलग कर देते हैं, एकेडमिक अलग हो जाता है, और रिसर्च कम्युनिटी सब अलग अलग डिवाइड हो जाती थी। तो इसका जो मकसद था कि सबको एक साथ जोड़ के काम करवाया जाए, ताकि कुछ अच्छे नतायज भी सामने आए। तो ये इसका मकसद था, बस सिंपल सी बात है, कुछ और नहीं इसमें। एन के जरिए काम करता है। श्रुति दृष्टि, इट इज बेसिकली क्रिएटेड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, विजुअली यानी जिनकी आंख नहीं होती है, जो बिनाई जिनकी ना हो, औरतों में खास तौर से, ये उनके लिए बना हुआ है। तफसील में नहीं है, क्योंकि एक स्पेसिफिक खास ग्रुप फोकस किया, इस वजह से इंपॉर्टेंस दी नहीं किताब लिखने वाले में, और शायद मैं भी पढ़ती तो नहीं देती, क्योंकि एक स्पेसिफिक ग्रुप से सवालात आने के चांसेस कम होते हैं। जो जनरल टर्म्स है और जनरल पॉइंट है, वो ज्यादा अहम होते हैं। एक मिनट दीजिए प्लीज। हम्म तो श्रुति दृष्टि जो है, विजुअली इम्पेयर्ड वीमेन है, जिनको आंख की बिनाई की कोई प्रॉब्लम होती है, उनको ये कामयाब बनाना चाहते हैं। कोई आर्ट सिखाएंगे, कुछ कोई एजुकेशन देंगे, कोई तालीम देंगे, और फिर उनको एम्पावर करेंगे, यानी कि उनको ऐसी सलाहियत उनके अंदर पैदा करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, और इस बिनाई की कमी की वजह से वो पीछे न रह जाए। आईआईटी मद्रास हमारा मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम गायब ही हो गई।
किसी को आवाज आ रही है? नहीं। Am I audible now? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। Am I audible now? Am I audible? यस Yes. Thank God, thank God. Alhamdulillah. Jazakallah khair. I don't know ये क्या क्लचेस हैं मेरे नेटवर्क कनेक्शन में, मैं खुद परेशान हो गई। ओके, हम इसको कंप्लीट करते हैं फिर, ताकि हम कल एक अगला मौजूद शुरू करेंगे इंशाल्लाह। कंजोटियम ऑफ फॉर ए, ये आपको टास्क दे रही हूँ, ये जो सेस है इसको आप लोग देख कर आएंगे जरा तफसील मजीद, कल मुझे बताएंगे। ग्रुप पे शेयर कीजिएगा जो नई इन्फॉर्मेशन आपके पास आए। हम बात कर रहे थे कि इट हैज बीन टास्क्ड विद द क्रिएशन ऑफ ई कंटेंट, का काम करना है, इसको क्रिएट करना है, यानी ई कंटेंट तैयार करिए। ई कंटेंट समझ गए ना आप लोग? मैम तब आपकी आवाज ही चली गई थी, हमें समझ नहीं आया था। अच्छा, नहीं यही कंटेंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ तो इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, मैं वहां से नहीं, वही मैंने भी वही स्टॉप किया था, मुझे शो कर रहा था कि मेरा कनेक्शन क्यों। ई कंटेंट बोलते हैं जो कंटेंट आपके हाथ में है, जैसे ये ई कंटेंट, ये ई कंटेंट है हमारे पास, और इसी के जो फिजिकल फॉर्म है जिसको आप click कराएंगे, केस की बुक आप में से कई लोगों की टेबल या हाथ में होगी इस वक्त सामने, तो वो आपके पास फिजिकल फॉर्म है, वो ई कंटेंट नहीं है, लेकिन जो हमको स्क्रीन पर अवेलेबल होता है उसको हम कहते हैं ई कंटेंट। ठीक है, यानी उसके बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज हैं, बहुत दोबारा बोलिए प्लीज। यानी इलेक्ट्रॉनिक जो होता है वही। नहीं, मैं आपको नहीं समझ पा रही हूँ क्या कह रही हैं आप। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होती है वही मैंने हाँ, कंटेंट। वेरी गुड वेरी गुड। ई का मतलब ही इलेक्ट्रॉनिक है, ई जो आया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट। अब उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ सूरतें हैं, जो हम टाइम के साथ देखते चले जाएंगे और सीखते रहेंगे। अंडर ग्रेजुएट बीए के 87 कोर्सेज को ये कवर करेगा, ठीक है। और यूजीसी के, ऑल राइट, यूजीसी हैज क्लियर्ड अ प्रपोजल टू पब्लिश ई कंटेंट फॉर 77 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। ये 77 एमए करवाएगा और 87 बीए के कोर्सेज लॉन्च करेगा, ठीक है। ऑल राइट, ये बॉक्स आप लोग खुद से रीड आउट कर लेंगे। मैं इतना होमवर्क, कुछ कुछ होमवर्क आप लोग को मिलना जरूरी, नोट्स जो आपने बनाने से पहले ही कह दिया कि नहीं बनाएंगे, तो मैं वो करके आपको इंशाल्लाह दूंगी, बट आप लोग जो टास्क देती हूँ बीच बीच में वो जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आगे मैं कल बताऊंगी, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। अभी तक में कोई सवाल है और डाउट है, आवाज की ब्रेक की वजह से कोई कुछ रह गया हो तो बताइए, मैं वो पहले आपको एक्सप्लेन कर दूँ। समझ आ रही है क्लास आप लोगों को या नहीं?